हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि रिलेटेड है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान जो अधिनियम पारित किए गए थे उसके बारे में आपको मैं यहां पे बताऊंगा। जो कि 1773 से 1853 तक कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे, इससे रिलेटेड मैं सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब उससे रिलेटेड जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। तो चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत क्या प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा। और इसका स्थापना कब होता है? जस्ट एक साल बाद, यानी कि 1774 ईस्वी में। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? तो कौन बनते हैं? एलिजा इम्पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। बिल्कुल सही है, अभी तो हम सबने देखा। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेमेस्टर नहीं थे, सर एलिजा इम्पे जो थे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो कथन एक केवल सही है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? केवल एक। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला सूची 1 में क्या है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सेकंड है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। फिर है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो किस अधिनियम के तहत क्या किया गया था, तो इसको हम देखते हैं। देखिए, अभी तुरंत मैंने बताया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत किया गया था? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, तो ये वाला चले जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 में, उसके तहत क्या किया गया था? नियंत्रण परिषद की स्थापना किया गया था। तो ए चला जाएगा 2 में। तो यहाँ पे देखिए ए चला गया किस में? 2 में। और बी चला गया किस में? तो फर्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो ये किस एक्ट के तहत किया गया था? तो ये किया गया था, याद रखना है, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत जो है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। तो सी चला जाएगा थर्ड में। और लास्ट है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1833। तो डी चला जाएगा 4 में। तो A2B1, ठीक है, C3D4 देखते हैं किस ऑप्शन में है A2B1। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, ये D4 में गया था। चलिए इससे जुड़े अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जो कि आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, याद रखना है कि नियामक अधिनियम 1773, इसके तहत क्या किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद है पिट्स का भारतीय अधिनियम, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके तहत क्या किया गया? नियंत्रण परिषद की स्थापना, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। उसके बाद है चार्टर अधिनियम 1813, इसके तहत क्या किया गया था? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद है चार्टर अधिनियम 1833, इसके तहत क्या किया गया? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो देखिए, पहला है 1813 का चार्टर एक्ट। तो बिल्कुल इसके तहत जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। उसके बाद है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। बिल्कुल ये भी सही है, इसके तहत भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में पड़ी थी। और थर्ड है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ये भी बिल्कुल सही है, इसके तहत भी अंग्रेजी शिक्षा का जो नींव है वो देखा गया था। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को क्या किया, बढ़ावा दिया। देखिए, 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या था कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें क्या किया गया कि भारत में शिक्षा में, ठीक है, भारत में शिक्षा में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। उसके बाद है 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, है ना। ये क्या था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये शिक्षा से रिलेटेड था। इसमें क्या कहा गया कि इसकी जिम्मेदारी ये होगी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। इस ये जो थे, ये जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया 1823 में, इसको ये जिम्मेदारी सौंपा गया कि आप जो है हर साल 1 रुपये ग्रांट करने की, यानी 1 लाख रुपए देने की जिम्मेदारी आपकी होगी। उसके बाद है कि इस समिति में याद रखना 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। ये जो समिति था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसमें कितने सदस्य, 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग, जो कि 1828 से 1835 तक इनका शासन था। इसके शासनकाल में क्या हुआ कि 17 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो जो ये थे, इनका जो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, ठीक है, वो 1835 में किया गया। याद रखना है किसका प्रस्ताव, ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। इसके बाद क्या होता है कि भारत में, याद रखना है कि भारत में जो आंग्ल शिक्षा का समर्थन के नेता कौन थे, ट्रेविलियन थे, ठीक है। आंग्ल जो शिक्षा था उसके नेता कौन थे, ट्रेविलियन। जबकि H.T. प्रिंसेप जो थे वो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। तो इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813। देखिए, 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें क्या कहा गया था कि जो ब्रिटिश संसद है उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत के साथ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी जो व्यापार जो है उनको जो एकाधिकार प्राप्त था उसको अब समाप्त कर दिया गया। यानी कि चाय के साथ भारत का जो व्यापार था, ठीक है, चाय के साथ भारत के साथ व्यापार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका अधिकार बना रहेगा और चीन के साथ भी अधिकार बना रहेगा। बाकी जो और भी किया जाता था, चाय के अलावा जो जो भी चीज़ों से व्यापार किया जाता था भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत, 1813 के तहत। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या किया गया कि कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो देखिए, 1813 में थोड़ा सा समाप्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, थोड़ा सा मतलब चाय के साथ कर सकता था,
चाय के साथ उसको अधिकार था उस पे, और कोई कंपनी जो नहीं कर सकता था भारत के साथ व्यापार, और चीन के साथ भी कर सकता था, लेकिन 1833 में क्या किया गया, सारा अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, है ना। तो 1833 में जो अधिकार था वो सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। बिल्कुल 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें यही किया गया था, तो ये सही है। उसके बाद है, इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। बिल्कुल ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत का राजस्व जो है 1813 के एक्ट के तहत नहीं आया था, जबकि 1857 में जो एक्ट आया था उसके तहत आया था 1858 का। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। देखिए, चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या किया गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी का एकाधिकार जो था चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, और उसके बाद बाकी सब समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया। इसमें एक प्रावधान ये भी था कि 20 साल के लिए जो ये वाला अधिकार था उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। उसके बाद है नेक्स्ट कि यद्यपि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था, इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व जो है 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। तो 1858 का जो अधिनियम था इसके तहत जो याद रखना है, भारत का राजस्व जो है वो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में लाया गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है कि जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। उस टाइम जो है 1858 में हुआ था, तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपना देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए 1833 का चार्टर एक्ट क्या है इसको समझ लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा थी संख्या 87, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक का कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के आयोग नहीं माना जा सकेगा। यानी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसमें ये कहा गया कि कोई भी जो भारतवासी हैं, ठीक है, भारत के जो लोग हैं, उससे अपने धर्म के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर या वर्ण कलर के स्थान पर या वंशानुक्रम के स्थान पर इसमें से किसी भी कारण जो है उसको सरकारी सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान इसमें था। और कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट का यह जो धारा है, ठीक है, ये प्रशासन भागीदारी हेतु मुख्य धारा बने। इस एक्ट के तहत जो है बहुत सारे जो भारतीय नेता थे, ठीक है, वो ब्रिटिश के प्रशासन में भागीदारी बने। तो ये चीज़ आपको याद रखना। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।